हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। और संविधान का जो बेसिक पक्ष है जिसको हम सैद्धांतिक रूप में उसको समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्चुअली या अवधारणात्मक रूप से संविधान होता क्या है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ये वो शब्द है जो आप लोगों ने बहुत पहले से सुन रखा है। जब आप स्कूल के अंदर भी पढ़ते थे तब भी आपने संविधान शब्द सुन रखा है। तो ये संविधान होता क्या है? भारतीय संविधान, अमेरिका का संविधान, जापान का संविधान, आपने बहुत सारे संदर्भों में संविधान शब्द सुन रखा है। तो संविधान का मतलब क्या है, पहले हमें उसको समझने की जरूरत है। इसीलिए हमारे सिलेबस में पहले संविधान का सैद्धांतिक पक्ष रखा गया है और उसके बाद में अगली कुछ यूनिटों में कुछ राज्यों के संविधानों की बात कही गई है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं क्लियर कर देता हूं कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात क्लिक होती है कि संविधान का संबंध राज्य से है ना। जैसे भारत का संविधान, तो जो भारत का संविधान है वो भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है। अमेरिका का संविधान मतलब ऐसा संविधान जो अमेरिका के राज्य से जुड़ा हुआ है। तो पहली बात हमें यह समझने की जरूरत है कि संविधान का संबंध केवल राज्य से नहीं होता है ना। सबसे मौलिक बात क्या है कि संविधान को राज्य के साथ समझ सकते हैं, लेकिन संविधान का संबंध केवल राज्य से नहीं होता है। दूसरे रूपों में भी संविधान को समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसका नाम है विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट। विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट को एक संस्था संचालित कर रही है जिसका नाम है विद्या भवन सोसाइटी। अब ये सोसाइटी कैसे काम करेगी, इस सोसाइटी के लक्ष्य क्या हैं, कौन कौन लोग काम करेंगे, काम करने के पैरामीटर्स क्या होंगे, इन सब को तय करने के लिए विद्या भवन सोसाइटी ने अपना एक संविधान बना रखा है। विद्या भवन सोसाइटी राज्य नहीं है लेकिन एक संस्था है। कहने का मतलब यह है कि संविधान का संबंध केवल राज्य से ही हो ये जरूरी नहीं है। संविधान हर जगह, हर संस्था, हर संगठन में विद्यमान रहता है। क्यों संविधान के रूप, इस रूप को हम समझते हैं, तो इसके लिए हमें संविधान को पूरा उसके सैद्धांतिक रूप में जानना हमारे लिए जरूरी है। तो वही बात हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि संविधान मुख्यतः राज्य से जुड़ा हुआ पक्ष है, लेकिन राज्य के साथ साथ कई संस्थाओं या संगठनों के भी अपने संविधान होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। अब अगर हम बात करें कि संविधान की आवश्यकता क्यों है ना, नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों संविधान को आवश्यक माना जाता है, तो मैं अपनी बात राज्य के संदर्भ में मुख्य तौर पर कहूंगा, लेकिन राज्य के साथ साथ जब दूसरी संस्थाओं और संगठनों में भी संविधान होता है तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। मुख्यतः हमारी ये जो बात है वो राज्य के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि संविधान को हम राज्य के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हर राज्य का अपना एक संविधान होता है। राज्य का मतलब जैसे हम लोग पहले समझ चुके हैं, जिनको हम अपनी भाषा में देश कहते हैं, राजनीति विज्ञान के अंदर वो राज्य कहलाते हैं। तो हर राज्य का अपना एक संविधान होता है। राज्य का स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। कोई राज्य लोकतंत्रात्मक हो सकता है, कोई राज्य अधिनायक तंत्रात्मक हो सकता है, कहीं पर धनिक तंत्र हो सकता है, कहीं पर वर्ग तंत्र हो सकता है, कहीं पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो सकती है, कहीं पर संसदात्मक शासन व्यवस्था हो सकती है। कोई राज्य सीमित राज्य का स्वरूप वाला हो सकता है, कोई लोक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। तो राज्य अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन हर राज्य का अपना एक संविधान सामान्यतः होता है। और वो संविधान ये बताता है कि उस राज्य का स्वरूप क्या है, वहां पर कौन सी शासन व्यवस्था संचालित हो रही है। तो अगर हमें किसी राज्य को या उसकी शासन व्यवस्था को जानना है तो हमें संविधान को जानना जरूरी है। तो पहली आवश्यकता संविधान की क्या है? किसी भी राज्य और शासन के स्वरूप को समझने के लिए। दूसरी बात, हर राज्य के अंदर विविधताएं यानी कि डाइवर्सिटी विद्यमान रहती है। वहां पर जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, रंग, लिंग, इस आधार पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है।
और उस विविधता वाली जनता को राज्य अथवा शासन के द्वारा कैसे संचालित किया जा रहा है, क्या क्या उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है, राज्य उन्हें कौन कौन से अधिकार प्रदान कर रहा है, राज्य उन्हें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं और समानताएं प्रदान कर रहा है, ये सब जानने के लिए हमें यदि उस संविधान के बारे में पता है, उस राज्य के बारे में, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वहां पर विविधताओं के साथ किस तरह से डील किया जा रहा है। तो ये दूसरी बात, संविधान की आवश्यकता क्यों है, किसी भी राज्य की विविधता को किस तरह से टैकल किया जा रहा है, ये जानने के लिए संविधान महत्वपूर्ण बन जाता है। तीसरा, व्यवस्थित जीवन की स्थापना। देखो, हम लोग समाज में रहते हैं तो हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, है ना, लेकिन जब हम राज्य के अंदर रहते हैं तो हम एक राजनीतिक प्राणी बन जाते हैं। और हर राज्य के अंदर नागरिकों का जीवन व्यवस्थित रूप से चले। व्यवस्थित रूप से कैसे? एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा, एक नागरिक का संस्थाओं और संगठनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा, विभिन्न राज्य के अंदर जो विभिन्न संस्थाएं और संगठन हैं वो आपस में किस तरह से काम करेगी, इन सब को चलाने के लिए कुछ नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है ना। हम ये कह सकते हैं कि संविधान ही उस राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए अधिकार भी प्रदान करता है, कर्तव्य भी प्रदान करता है और उन्हें नियंत्रित भी करता है। तो एक राज्य के अंदर व्यवस्थित जीवन की स्थापना के लिए संविधान का होना आवश्यक है। और चौथी और एक और महत्वपूर्ण बात हम बता सकते हैं कि हर राज्य के अंदर कोई ना कोई सरकार होती है ना, जिसको जो कि संविधान के अनुसार काम करती है। भले ही वो सरकार लोकतांत्रिक हो चाहे वो अधिनायक तंत्र हो। अधिनायक तंत्र भी है तो वो अपने हिसाब से संविधान बनाएगा, और अगर लोकतंत्र भी है तो वहां जनता अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करती है। तो ये दोनों ही सूरतों में सरकार किस तरह से संविधान के प्रति उत्तरदायी रहकर काम करती है, ये जानना महत्वपूर्ण है। तो उत्तरदायी सरकार के निर्माण और उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से भी संविधान एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये तो अभी मैंने कुछ बातें बताई, वो राज्य के संदर्भ में बताई। आप लोग इसको और सरल तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि आप अपनी दिनचर्या से इस बात को जोड़ सकते हो। आप लोगों की रोज की जो दिनचर्या है वो निर्धारित दिनचर्या है ना। जैसे सुबह अगर आप उठेंगे तो उठने के बाद आप ब्रश करेंगे, आप नहाएंगे, है ना। नहाने के बाद आप जो अपना डेली रूटीन का वर्क है ब्रेकफास्ट वो करेंगे। उसके बाद आपने जो शेड्यूल तय कर रखा है उसके अनुसार, अगर विद्यार्थी हैं तो आपने इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ाई करेंगे, अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो अपने वर्क प्लेस पे जाकर काम करेगा। दिन में 1 घंटा आराम का भी होता है, लंच का भी होता है, उसके बाद वापस काम का समय होता है। शाम को आने के बाद फिर अपनी चाय होती है, फिर शाम का खाना होता है, रात को सोना होता है। ये एक निर्धारित दिनचर्या है। जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जैसे हम अपने कुछ नियम निर्धारित करते हैं, है ना, वही नियम हमारे जीवन को संचालित करते हैं। हालांकि वो नियम हमने कहीं लिखे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों का निर्धारण करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को संचालित करते हैं। उसी प्रकार राज्य को भी चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है और उन्हीं नियमों के अनुसार राज्य के जो विभिन्न पक्ष हैं उनको संचालित किया जाता है। और वैसे ही जैसे अभी मैंने कहा था कि संविधान का संबंध केवल राज्य से नहीं है, विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के भी अपने संविधान होते हैं। तो वो सभी संस्थाएं और संगठन अपनी कार्यप्रणाली, अपने संगठन सबको व्यवस्थित रूप देने के लिए नियमों का निर्माण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, संविधान एक ऐसी अवधारणा है जिसका संबंध राज्य से भी होता है, संस्थाओं और संगठनों से भी होता है, और हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से संविधान या नियम कायदों का संबंध व्यक्तिगत जीवन से भी होता है। तो ये संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पक्ष जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब अगली बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सैद्धांतिक तौर पर संविधान का अर्थ और परिभाषाएं क्या हैं। ये तो मैंने एक मोटी मोटी रूपरेखा आप लोगों के सामने अभी रखी थी, लेकिन संविधान के अर्थ को समझने के पहले, जैसे हमने पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान के अंदर बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से हर अवधारणा को परिभाषित किया है।
तो संविधान को किस तरह से परिभाषित किया गया है, पहले हम कुछ विद्वानों की बातों की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम निष्कर्ष के रूप में देखेंगे कि संविधान का अर्थ क्या है। इसमें सबसे पहले एक बात करते हैं, एक विद्वान जिनका नाम है हरमन फाइनर। फाइनर क्या कहते हैं कि संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। देखिए एक महत्वपूर्ण शब्द आया है इसमें, आधारभूत राजनीतिक संस्था। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूं, भारत एक राज्य है ना, और राज्य को कौन चलाता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, सरकार। सरकार किसको हम कहते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में संसद व्यवस्थापिका है, सर्वोच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय न्यायपालिका है, और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, ये सब कार्यपालिका है। इनको हम क्या कहते हैं, ये आधारभूत राजनीतिक संस्थाएं हैं जो राज्य का संचालन कर रही है। और ये राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, इनको किसने स्थापित किया, इनको संविधान ने स्थापित किया। ये कैसे संगठित होगी, इनका निर्माण कैसे होगा, इनका कार्य क्या होगी, इनकी शक्तियां क्या होगी, ये सब कौन तय कर रहा है, ये संविधान तय कर रहा है भारत में। तो इसीलिए अगर हम हरमन फाइनर की बात कहें तो क्या कहता है फाइनर, कि संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। ये पहली बात। इसी तरह एक दूसरे विद्वान है जिनका नाम है फ्रेडरिक। फ्रेडरिक क्या कहते हैं कि संविधान जहां एक तरफ सरकार पर नियमित नियंत्रण रखने का साधन है, वहीं दूसरी तरफ समाज में एकता लाने वाली शक्ति का प्रतीक भी है। दो बातें कही है फ्रेडरिक ने। पहली बात क्या है कि संविधान सरकार पर नियमित नियंत्रण रखने वाला साधन है। कैसे, कि संविधान के अंदर कानून होते हैं, नियम होते हैं, और उन नियमों और कानूनों से सरकार बंधी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर भारत का उदाहरण लेता हूं। भारत में सरकार कौन है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका की अगर हम बात करें अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो क्या काम करेंगे, ये कौन तय कर रहा है, किस क्षेत्र तक जाकर काम करेंगे, ये कौन तय कर रहा है, ये सब नियम और कानून तय कर रहे हैं जो कि संविधान के द्वारा बताए जाते हैं। संविधान की धारा के विपरीत जाकर अगर ये काम करते हैं तो इनको अपने पद से हटा दिया जाता है। अगर इन्हें अपने पद पर बना रहना है तो इन्हें संविधान के नियमों और कानूनों का पालन करना होगा। संसद को भी जो कानून बनाने हैं वो संविधान द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप कानून बनाने हैं। तो कहने का मतलब क्या है, संविधान के कानून सरकार को नियमित रूप से नियंत्रित करते हैं। इसीलिए फ्रेडरिक ने पहली बात क्या कही कि यह यानी कि संविधान सरकार पर लगातार नियंत्रण रखने वाला साधन है। और दूसरी बात फ्रेडरिक ने क्या कही कि यह समाज में एकता लाने वाली शक्ति का प्रतीक भी है। अब कोई भी समाज एकीकृत कब होगा, किसी भी समाज में एकता कब आएगी, जब सभी लोगों के साथ कानूनी तौर पर समान व्यवहार किया जाएगा, सभी लोगों को समान सुविधाएं, समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे, सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, सभी लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार राज्य के द्वारा किया जाएगा। और ये सब किसके माध्यम से होगा, कानूनों के माध्यम से। और वो कानून कहां पर उल्लेखित होंगे, संविधान में। तो संविधान में उल्लेखित कानून समाज में समानता का परिदृश्य स्थापित करते हैं और उससे समाज के लोगों में एकता स्थापित होती है। इसीलिए फ्रेडरिक ने दूसरी बात क्या कही है कि ये समाज में एकता लाने वाली शक्ति, या शक्ति कौन है, संविधान में उल्लेखित कानून। अगर कोई उन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी संविधान के अनुसार किया जाता है। इसीलिए संविधान क्या कर रहा है, समाज में एकता स्थापित करने वाला एक शक्ति है, उसका प्रतीक है। तीसरी बात अगर हम कहें, एक और विद्वान जिनका नाम है C.F. स्ट्रॉन्ग। C.F. स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं कि संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिनके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। देखो स्ट्रॉन्ग की इस परिभाषा को हम अलग अलग खंडों में बांट के समझते हैं। सबसे पहली बात, राज्य के अधिकार। राज्य के अधिकार का मतलब क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा है राज्य तो अमूर्त संस्था है ना, और उस अमूर्त संस्था को विजिबल यानी कि मूर्त स्वरूप कौन प्रदान कर रहा है, सरकार प्रदान कर रही है। राज्य के नाम पर सारे काम कौन कर रहा है, सरकार कर रही है। तो दोनों को हम अगर एक रूप में देखें तो राज्य क्या कर सकता है, राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य कैसे कर सकता है,
ये सब कौन निर्धारित कर रहा है? ये संविधान निर्धारित कर रहा है। और वो सब करने के लिए राज्य को यानी कि सरकार को वो सारे शक्तियां कौन सौंप रहा है, वो सारे अधिकार कौन सौंप रहा है? संविधान सौंप रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण फिर भारत का लेता हूं। आज भारत के अंदर विदेश नीति क्या होगी, रक्षा नीति क्या होगी, ये सारा काम मंत्रिमंडल करता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। लेकिन उनको वो करने की शक्ति किसने सौंपी है? संविधान ने सौंपी है। आप और मैं मिलकर, यानी कि एक आम आदमी ये काम नहीं कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। और उनको ये अधिकार किसने सौंपा है? संविधान ने सौंपा है। तो पहली बात क्या कही है CF स्ट्रांग ने? कि ये राज्य के अधिकारों से जुड़ा हुए सिद्धांत है। दूसरा, नागरिक अधिकार। आप और हम, भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिक, हमें अपने जीवन को व्यवस्थित, विकसित और संपन्न करने के लिए क्या क्या सुविधाएं चाहिए, क्या क्या अधिकार चाहिए, वो हमें कौन सौंप रहा है? वो संविधान सौंप रहा है। तो संविधान केवल राज्य को या सरकार को नहीं, बल्कि नागरिकों को भी अधिकार सौंप रहा है। और इन दोनों के बीच में, दोनों कौन? राज्य और नागरिक, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, तभी राज्य अच्छी तरीके से चलेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन किस तरह से होगा, व्यक्ति किस सीमा तक अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, राज्य किस सीमा तक अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ये सब भी संविधान के कानूनों के द्वारा तय किए जाते हैं। इसीलिए CF स्ट्रांग की परिभाषा को अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं? कि संविधान उन सिद्धांतों का समूह है। समूह किसको बोलते हैं? जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर संविधान के अंदर क्या है? केवल एक कानून नहीं है, बहुत सारे कानून हैं जिनको वो CF स्ट्रांग सिद्धांत कहते हैं। और इन सिद्धांतों का संबंध किससे है? राज्य के अधिकारों से, नागरिकों के अधिकारों से, और इन दोनों के बीच के संबंधों में कैसे कोऑर्डिनेशन लाया जाए, ये सिद्धांत सब मिलकर क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम कुछ और परिभाषाएं देखें तो एक परिभाषा गिलक्राइस्ट की देखी जा सकती है। एक विद्वान हुए हैं गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का समूह है। देखिए, एक नई बात आ गई है। जरूरी नहीं है कि सारे नियम और कानून लिखित ही हो। शासन को, राज्य को, नागरिकों को चलाने वाले सभी नियम और कानून लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। तो संविधान क्या है? उन सभी लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का समूह या संग्रह, अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिटन एंड अनरिटन रूल्स एंड लॉज। ठीक है। अब ये लिखित और अलिखित नियम और कानून क्या कर रहे हैं? तो आगे गिलक्राइस्ट ने कहा है सरकार का संगठन। संगठन मतलब सरकार कैसे बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पढ़ा है कि भारत के संविधान के अनुसार हमारा एक कार्यपालिका होगी, राष्ट्रपति उसका मुखिया होगा, और एक प्रधानमंत्री होगा, और उसके साथ मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद में इतने मंत्री होंगे, इन सब का चुनाव इस तरीके से होगा। तो ये सब कौन तय कर रहा है? ये मनमर्जी से नहीं हो रहा है, ये संविधान के द्वारा हो रहा है कि कैसे राष्ट्रपति को चुना जा रहा है, कैसे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का निर्माण हो रहा है, कैसे संसद के सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है। तो केवल ये मैं भारत का बार बार उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन हर राज्य के अंदर यही चीज होता है कि सरकार का संगठन कैसे होगा, सरकार किन किन विषयों पर किस तरह से काम करेगी, यानी कि उसके पास शक्तियां क्या होगी, उसके अलग अलग अंगों में संबंध किस प्रकार से होंगे, ये सब किसके द्वारा तय हो रहा है? लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों के द्वारा तय हो रहा है। तो ऐसे ही लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? संविधान। ये गिलक्राइस्ट ने कहा है। एक अगली परिभाषा डाइसी की ले लेते हैं। डाइसी क्या कहते हैं? वे सभी कानून संविधान में सम्मिलित हैं। देखिए, वापिस वही बात है लेकिन अलग शब्दों में, कि संविधान में वे सब कानून शामिल हैं। कौन कौन से? जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में प्रभुत्व शक्ति के वितरण और उसके प्रयोग पर पड़ता है। देखिए, प्रभुत्व शक्ति का मतलब क्या है? जिसके हाथ में शासन को चलाने की शक्ति है। अब वो राष्ट्रपति भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, जनता भी हो सकती है। अलग अलग राज्यों में हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, प्रभुसत्ता या जिसको हम सॉवरेंटी कह रहे हैं, वो अलग अलग जगह निवास करती है। तो ये सॉवरेंटी या प्रभुसत्ता कहाँ निवास है, कर रही है, वो कैसे उनका प्रयोग करेगी, क्या उसके ऊपर लिमिटेशन होगी, ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कानूनों के द्वारा निर्धारित है। और उन्हीं कानूनों को डाइसी क्या कहते हैं?
कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है। एक आखिरी परिभाषा की चर्चा और हम कर लेते हैं, जिनका नाम है एक विद्वान गैटिल। गैटिल क्या कहते हैं? थोड़ी सी बड़ी परिभाषा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें समाहित हो जाती है। गैटिल कहते हैं कि वे मौलिक सिद्धांत, पहली बात मौलिक सिद्धांत, मौलिक मतलब मूल रूप से जिन जिन सिद्धांतों को राज्य खुद अपनी आवश्यकता, अपने हितों के अनुसार निर्मित करता है, तो वे मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। किसी भी राज्य का स्वरूप, जैसे मैं भारत की बात कर रहा हूं उदाहरण के तौर पर, कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, और लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत जनता के कल्याण के लिए बहुत सारे काम करेगा। तो ये सारी चीजें तय किसने की है? संविधान ने तय की है ना। तो सबसे पहली बात गैटिल क्या कहते हैं? वे मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है, वह वे मौलिक सिद्धांत उस राज्य का संविधान कहलाता है। पहली बात है ना। लेकिन इसके अंदर और क्या हो रहा है? तो गैटिल आगे क्या कहते हैं कि इस संविधान में राज्य के संगठन की विधि, विधि मतलब तरीका, संगठन मतलब कितने मेंबर होंगे, कैसे उनका चुनाव होगा, किस तरह से वो काम करेंगे, जो अभी मैंने कहा था सरकार कि राष्ट्रपति कैसे बनता है, उसकी शक्तियां क्या है, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, मंत्री परिषद में कितने लोग होंगे, कैसे मंत्रियों का चुनाव किया जाएगा, उनकी योग्यताएं क्या होगी, ये सब संगठन के तरीके में आते हैं। तो राज्य के संगठन के तरीके। दूसरी बात गैटिल कहते हैं सरकार के विभिन्न अंगों में प्रभु शक्ति का वितरण। जैसे अभी हमने कहा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका क्या काम करेगी, व्यवस्थापिका क्या काम करेगी, न्यायपालिका क्या काम करेगी, किस सीमा तक वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, इस सब को गैटिल कहते हैं विभिन्न अंगों में प्रभु शक्ति का वितरण। तो ये वितरण कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है। फिर आगे सरकार के कार्यों का क्षेत्र और संपादन की विधि, कि सरकार किस सीमा तक काम करेगी। जैसे लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार बहुत सारे वेलफेयर के काम करती है मूलभूत कार्यों के साथ साथ, लेकिन जहां सीमित राज्य, जहां निरंकुश तंत्र होता है, वहां पर राज्य उतने ही काम करता है जितना कि अधिनायक निर्धारित कर रहा है। अधिनायक जिस तरह से संविधान बनाता है, संविधान जितनी शक्तियां सौंप रहा है, केवल उतने ही कार्य करता है। तो कहने का मतलब संविधान सरकार के कार्य क्षेत्र और उनके संपादन की विधि को भी तय करता है। तो एक और बात जो गैटिल कहते हैं, जनता के बीच में पारस्परिक संबंध कैसे होंगे, है ना। जैसे 2 नागरिक आपस में किस प्रकार का व्यवहार एक दूसरे के प्रति करेंगे, क्या एक सक्षम या ताकतवर दूसरे का शोषण कर सकता है? नहीं। तो ये संबंध कौन तय कर रहा है? ये संविधान के नियम और कानून तय कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? गैटिल अंतिम तौर पर क्या कहते हैं कि संविधान केवल राज्य का ही निर्माण नहीं करता है, बल्कि उसके अस्तित्व का बाह्य स्वरूप भी होता है। बाह्य स्वरूप मतलब बाहर से राज्य कैसे दिखता है, और वो कैसे दिखेगा? जैसे राज्य के नियम उसको तय कर रहे हैं, और वो नियम कौन तय कर रहा है? संविधान तय कर रहा है। तो इस रूप में गैटिल ने संविधान को परिभाषित किया। अगर इन सब परिभाषाओं को हम जोड़कर देखें संविधान क्या है, निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं आपको इस बताऊं तो बहुत सरल शब्दों में आप संविधान को बता सकते हो। बहुत सरल शब्दों में संविधान क्या होता? सबसे पहली बात, संविधान एक डॉक्यूमेंट है। चाहे वो राज्य का संविधान हो, चाहे वो किसी संस्था का संविधान हो, चाहे वो किसी संगठन का संविधान हो, संविधान को हम कह सकते हैं ये एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है ना। अब इस दस्तावेज में क्या होता है? तो आप 2 शब्द और याद कर सकते हो, लिखित और अलिखित कानून, है ना। संविधान कौन सा दस्तावेज है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो लिखित और अलिखित कानून जिसके अंदर सम्मिलित होते हैं। और ये लिखित और अलिखित कानून क्या करते हैं? तो हम कह सकते हैं मोटे तौर पर ये 3 तरह से संबंधों का निर्धारण करते हैं। अभी आप देखना, वो अगर आप डायग्राम समझ लोगे तो आपको संविधान और आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट या दस्तावेज है जिसमें लिखित और अलिखित कानून संग्रहित रहते हैं। और वो लिखित और अलिखित कानून क्या कर रहे हैं? मुख्य तौर पर 3 तरह के संबंधों को निर्धारित कर रहे हैं। पहला,
व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के संबंधों को निर्धारित करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, और एग्जाम्पल क्या था कि आप एक नागरिक हो, मैं एक नागरिक हूं, भारत के अंदर हम सभी लोग जो भी रह रहे हैं वो हम नागरिक हैं। हमारे आपस के बीच के संबंध कैसे होंगे? क्या हम मनमर्जी से व्यवहार कर सकते हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं या स्वच्छंद हैं? अगर स्वच्छंद हैं तो वो गलत है। हम सब स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र क्यों? क्योंकि संविधान ने हमारे ऊपर आचरण की, व्यवहार की मर्यादाएं निर्धारित कर रखी है सभी के ऊपर, कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, ये कानून निर्धारित कर रहा है, संविधान निर्धारित कर रहा है। तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के जो संबंध हैं वो कौन तय कर रहा है? किसी भी राज्य के अंदर संविधान तय कर रहा है। इसी तरह से संस्थाओं में भी तय होते हैं, है ना। मैं एक एग्जांपल और देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को आदेश दे सकता है। ये क्यों? क्या मंत्री प्रधानमंत्री को आदेश दे सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान ये तय करता है कि प्रधानमंत्री मंत्री से ऊपर है, उच्चस्थ है, और आदेश हमेशा उच्चस्थ के द्वारा अधीनस्थों को दिए प्रदान किए जाते हैं। तो ये नियम तय कर रहे हैं, कानून तय कर रहे हैं कि कौन किसको आदेश दे रहा है। तो संस्थागत तौर के पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह के संबंध होंगे ये संविधान तय करता है। तो तीन तरह के संबंधों में पहली बात हमने क्या तय समझी है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में संबंध कैसे होंगे, ये संविधान तय करता है। दूसरा, राज्य के अंदर जो विभिन्न संस्थाएं और संगठन हैं जो राज्य को चलाते हैं, राज्य को मूर्त रूप प्रदान करते हैं, उनके बीच में संबंध किस प्रकार से होंगे। जैसे मैंने अभी कहा था, सरकार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन सब के बारे में, और राज्य को चलाने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब के बारे में समग्र रूप से प्रावधान संविधान के द्वारा किए जाते हैं। समग्र रूप में क्या आ जाता है कि इन सभी संस्थाओं का संगठन क्या होगा, इन सभी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र क्या होंगे, इन सभी संस्थाओं की शक्तियां क्या होगी, इन सभी संस्थाओं की शक्तियों की सीमाएं क्या होगी, इन सभी संस्थाओं के स्वरूप और प्रकृति क्या होगी, ये सब कौन तय कर रहा है? ये सब संविधान तय कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के प्रावधान संविधान में होते हैं जो उस राज्य के अंदर विभिन्न संस्थाओं के स्वरूप, प्रकृति, कार्यक्षेत्र, संगठन, शक्तियां, इन सबको निर्धारित करते हैं। और तीसरी बात, व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध किस प्रकार का होगा। देखिए, पहली बात जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध पढ़े थे, है ना। लेकिन तीसरी बात में हम क्या पढ़ रहे हैं कि व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध क्या होंगे, ये भी संविधान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम भारत का ही लेते हैं। क्या राज्य या राज्य की कोई संस्था नागरिकों पर अत्याचार कर सकती है, उनका शोषण कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान एक लोकतंत्रात्मक संविधान है और इस लोकतंत्रात्मक संविधान के तहत नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्य प्रदान किए गए हैं जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार सब कुछ शामिल है। और इन्हीं अधिकारों के तहत वो राज्य के शोषणकारी, दमनकारी स्वरूप का विरोध कर सकता है। तो व्यक्ति और राज्य के बीच में क्या संबंध होंगे, ये कौन तय कर रहा है? ये संविधान तय कर रहा है। तो तीन तरह के संबंधों की हमने बात करी। संविधान क्या है? एक ऐसा लिखित और अलिखित कानूनों का संग्रह है जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति, व्यक्ति और राज्य तथा राज्य की विभिन्न संस्थाओं के बारे में समग्र रूप से प्रावधान किए जाते हैं। ऐसे दस्तावेज को हम क्या कहते हैं? ये संविधान है। तो ये अभी हमने संविधान का एक अर्थ देखने की कोशिश की। अगर अगली बात यहां पर हम करें संक्षेप में वापस इन्हीं सब चीजों को, तो हम क्या कह सकते हैं? संविधान को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है राज्य का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, और राज्य का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किस तरह का है ना। किसी भी राज्य का संगठन किस तरह का है, उसका ढांचा क्या है, ये सब जो निर्धारित करता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो एक ये बात आपको समझनी जरूरी है। दूसरी एक और बात जरूरी है कि
कोई भी राज्य, जो मैंने शुरू में कहा था, कोई भी राज्य किसी भी तरह का हो, चाहे उस राज्य का स्वरूप कैसा भी हो, चाहे वो लोकतंत्रात्मक हो या अधिनायक तंत्रात्मक हो, चाहे वो संसदात्मक हो या अध्यक्षात्मक, चाहे एकात्मक हो या संघात्मक, राज्य का स्वरूप, उसकी प्रकृति किसी भी तरह की हो, उस राज्य के लिए एक संविधान का होना आवश्यक है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही राज्य की समस्त गतिविधियों का संचालन सरकार के माध्यम से किया जाता है। तो एक दूसरी बात, सभी राज्यों के लिए संविधान आवश्यक है। एक तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी मैंने अर्थ में कही थी, संविधान क्या है? लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह। तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक अगला बिंदु है, आप इसको समझने की कोशिश करना कि कोई भी संविधान, विश्व में हर राज्य का अपना एक संविधान है, लेकिन कोई भी संविधान ना तो पूरी तरह से लिखित होता है और ना ही पूरी तरह से अलिखित होता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने बात रखता हूं, जैसे ब्रिटेन एक राज्य है, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको हम कहते हैं, जो आपके सिलेबस में भी है। ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है ये अलिखित संविधान का उदाहरण है, मतलब ब्रिटेन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है शासन को चलाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जब हम ब्रिटेन के संविधान को कहते हैं कि ये अलिखित संविधान है, अर्थात उसके प्रावधान कहीं पर लिखे हुए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन के अंदर शासन को चलाने के लिए बहुत कुछ नियम लिखित हैं जो वहां की संसद के द्वारा बनाए गए हैं, है ना। कुछ नियम लिखित है, अधिकांश प्रावधान अलिखित हैं। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित होते हुए भी कुछ अर्थों में लिखित है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भारत के संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, मतलब पूरा संविधान लिखा हुआ है एक पुस्तक में जिसके अंदर 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस आधार पर भारतीय संविधान को क्या कहते हैं कि ये एक लिखित संविधान है। लेकिन लिखित संविधान होने के बावजूद हमारे यहाँ पर कुछ चीजें अलिखित है जो राज्य व्यवस्था में संचालित हो रही है, जैसे राजनीतिक दल। आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, बसपा, ये बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ बन चुके हैं। लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी राजनीतिक दलों के बारे में, उनके संगठन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। आप लोगों ने पहले पढ़ा था हमारे यहाँ पर योजना आयोग, जो कि प्लानिंग कमीशन था। योजना आयोग का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन ये एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन बना, संविधानेतर संस्था, जिसने भारत के विकास के लिए प्लानिंग की, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। तो कहने का मतलब भारत का संविधान लिखित तो है, लेकिन इसमें भी कुछ आंशिक पहलू हैं जो लिखित नहीं है। विश्व के अंदर हर राज्य के अंदर हम कह सकते हैं कि जिन राज्यों में संविधान है वो ना तो पूरी तरह से लिखित होते हैं और ना ही पूरी तरह से अलिखित होते हैं। जो संविधान लिखित कहे जाते हैं उनमें भी कुछ पहलू अलिखित होते हैं, और जिन संविधानों को अलिखित कहा जाता है उनमें भी कुछ पहलू लिखे हुए होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो हमें संविधान के बारे में हम बता सकते हैं। एक आखिरी बात जो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपके सामने लिखा है, मैं उसको आपको एक बार फिर बता देता हूं। किसी भी देश या संस्था के द्वारा, जैसे मैंने कहा था संविधान का संबंध केवल राज्य से नहीं होता है, देश से नहीं होता है, किसी संस्था का भी अपना संविधान हो सकता है। तो किसी भी देश या संस्था के द्वारा निर्धारित किए गए नियम, यानी कि संस्था और राज्य स्वयं अपने लिए कुछ नियम बनाती है, निर्धारित करती है, और उन नियमों के माध्यम से उस देश या संस्था का सुचारू रूप से, सुचारू तरीके से संचालन हो सके, इसके लिए वो नियम बनाए जाते हैं, है ना। तो ऐसे नियमों को हम क्या कहते हैं कि वो उस देश या संस्था का संविधान है। ये संविधान के बारे में जो उसका अवधारणात्मक पक्ष है वो हम लोग बता सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान के स्रोत क्या होते हैं और एक अच्छा संविधान किसे कहा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।